गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट फिर से लेकर आए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन। तो जहाँ तक भुगतान संतुलन की बात है, भुगतान संतुलन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना आवश्यक है कि भुगतान संतुलन क्या होता है। तो अगर हम भुगतान संतुलन की बात करें तो भुगतान संतुलन में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला जो है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, और दूसरी जो चीज़ है वो है टोटल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तीन चीज़ें। अब इसमें आप देखिए कोई भी देश है और विश्व के अन्य देशों के साथ क्या करता है, उसका एक संबंध होता है और विश्व के अन्य देशों के साथ वह एक ट्रेड करता है। तो वही बात यहाँ पे है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कोई भी देश हो या विश्व के अन्य देशों के साथ उस देश का जो टोटल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होता है। टोटल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब कुल बाह्य लेन देन जो होता है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। तो बीओपी में उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है और यही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो होता है इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, विद ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ जब भी कोई एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन करता है यानी कुल बाह्य लेन देन जो करता है तो उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है और उसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, बीओपी। और ये किसी भी देश का बीओपी जो है वो हमेशा जो है बैलेंस में दिखाना पड़ता है या ये हमेशा जो है वो बैलेंस्ड रहता है। बीओपी जो है वो हमेशा बैलेंस्ड रहता है। तो ये बैलेंस्ड कैसे रहता है, आइए सबसे पहले हम इसके जो भी फैक्टर्स हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीओपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बीओपी की बात करें या बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ हम लिखेंगे करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट हो गया। और दूसरा जो है आपका वो क्या है, कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट को कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये फाइनेंशियल अकाउंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं कि करेंट अकाउंट में एक्चुअली होता क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करेंट अकाउंट में सम्मिलित होती हैं अथवा शामिल होती हैं। तो करेंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो करेंट अकाउंट में दो तरीके के आइटम होते हैं, एक होता है विजुअल आइटम और एक होता है इनविजुअल आइटम। तो पहला जो है वो क्या है, विजुअल आइटम।
विजिबल आइटम्स में क्या क्या होते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। विजुअल आइटम्स में क्या होते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी जितने भी गुड्स होते हैं जिनका आयात निर्यात होता है उनको क्या कहते हैं हम? विजुअल आइटम्स। ये विजुअल आइटम्स इसलिए कहा जाता है कि इन वस्तुओं को, जो भी ऐसे वस्तु होते हैं ये विजुअल आइटम्स में आते हैं, उन वस्तुओं का जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर आयात निर्यात होने के समय उसका पूरा लेखा जोखा वहाँ पर मौजूद रहता है। तो इन चीज़ों का लेखा जोखा होता है, इसीलिए इसको विजुअल आइटम्स कहते हैं या दृश्य मदे कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है आपकी? दूसरा जो है वो है इनविजिबल आइटम्स। अब इनविजिबल आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको देखना पड़ेगा। इनविजिबल आइटम्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका बंदरगाहों पर या सी पोर्ट पर कोई लेखा जोखा नहीं होता आयात निर्यात का, इसलिए इनको हम इनविजिबल आइटम्स में रखते हैं, अदृश्य मद हैं, इनका कोई लेखा जोखा बंदरगाहों पर नहीं होता है। तो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं विदेशों के द्वारा डोमेस्टिक कंट्री में और डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा फॉरेन कंट्री में, तो ऐसी सर्विसेज को जिसमें हो गया आपका हॉस्पिटल का हो गया या डॉक्टर्स की सर्विस हो गई या एडवोकेट की सर्विस हो गई या फिर आप मैनेजर्स की सर्विस, किसी भी इंजीनियर्स की सर्विस, कोई भी सर्विस हो अगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती है तो ऐसे सर्विसेज को इनविजिबल आइटम्स में रखा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो ऐसे ट्रांसफर जो एक पक्षीय होते हैं, ऐसे हस्तांतरण जो एक पक्षीय होते हैं जिसको वापस नहीं करना होता है, तो ऐसे ट्रांसफर्स को हम यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर जो होते हैं वो भी अदृश्य मदों में आते हैं और ये ये करंट अकाउंट में आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। जैसे गिफ्ट हो गया, एड्स हो गया, ग्रांट्स हो गए, स्कॉलरशिप हो गया, तो ये इस तरीके की जो भी ट्रांसफर्स होते हैं वो यूनिलैटरल ट्रांसफर में आते हैं, एक पक्षीय हस्तांतरण में। तो ये कभी भी जो आते हैं उनको वापस करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें आते हैं। तीसरी बात जो है इनकम में क्या चीज़ें हैं? इनकम में जैसे कोई भी एनआरआई है और वह अपने संबंधियों को, जो भी डोमेस्टिक कंट्री में रहते हैं, उन संबंधियों को अगर वह पैसा सेंड करता है तो ऐसे इनकम को क्या कहते हैं? ऐसे इनकम को इनविजिबल आइटम्स कहते हैं जो कि करंट अकाउंट में लिए जाते हैं। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि जैसे कोई फॉरेनर आ गया और वो यहाँ से कोई सामान, जैसे मान लीजिए अपने बच्चों के लिए कोई सामान यहाँ से या खिलौने खरीद कर अगर वो ले जाता है, तो ऐसे आइटम को कहाँ पर रखेंगे? ऐसे आइटम को हमेशा इनविजिबल आइटम्स में रखा जाता है, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा, उस प्रोडक्ट का कोई भी लेखा जोखा
बंदरगाह पर नहीं रहता है, इसलिए उसको विजुअल आइटम्स में नहीं रखा जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में देनी होंगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि विजुअल आइटम्स होते हैं और इनविजुअल आइटम्स होते हैं जो कि करंट अकाउंट में होते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करंट अकाउंट पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें करंट अकाउंट ये जो होता है किसका फंक्शन होता है? रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव इनकम एंड एक्सचेंज रेट। करंट अकाउंट किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये किसका फंक्शन है? रिलेटिव प्राइस का, रिलेटिव इनकम का और एक्सचेंज रेट का। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हम बता देते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। वेयर पी स्टार जो है वो क्या है? फॉरेन प्राइस। पी क्या है? डोमेस्टिक प्राइस। वाई स्टार क्या है? फॉरेन इनकम। वाई क्या है? डोमेस्टिक इनकम। ई है यहाँ पे एक्सचेंज रेट। इस तरीके से आप यहाँ देखिए ये रिलेटिव प्राइस है, ये क्या है? रिलेटिव प्राइस है। ये रिलेटिव इनकम है और ये एक्सचेंज रेट है। अगर मान लीजिए फॉरेन प्राइस बढ़ती है, फॉरेन प्राइस बढ़ती है या फॉरेन प्राइस जो है डोमेस्टिक प्राइस से अधिक है। फॉरेन प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से अधिक होने का मतलब ये है कि फॉरेन में जो वस्तुएं हैं वो अधिक कीमती हैं, और फॉरेन में वस्तुएं जब अधिक कीमती हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉरेन का जो एक्सपोर्ट होगा वो हतोत्साहित होगा, फॉरेन का एक्सपोर्ट हतोत्साहित होगा और हमारे यहाँ का इंपोर्ट जो होगा वो हतोत्साहित होगा। यानी x माइनस एम की अगर हम बात करें तो अगर P स्टार इंक्रीज हो रहा है, P स्टार इंक्रीज होने से क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंपोर्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस तरीके से होगा। तो P स्टार यानी P स्टार अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि फॉरेन में प्राइस अधिक है, डोमेस्टिक प्राइस कम है, तो हमेशा जो वस्तुएं हैं कम प्राइस से अधिक प्राइस की तरफ जाती हैं, यानी सस्ते मार्केट से महंगे मार्केट की तरफ जाती हैं। तो हमारे यहाँ का मार्केट P स्टार अधिक होने का मतलब क्या है कि फॉरेन का जो मार्केट है वो महंगा है, और P की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? डोमेस्टिक मार्केट की जो डोमेस्टिक बाजार जो है या मार्केट जो है वो सस्ता है। तो हमेशा गुड्स जो है वो सस्ते बाजार की तरफ से महंगे बाजार की तरफ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे करंट अकाउंट क्या होगा? सरप्लस में हो जाएगा। करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। तो इसकी बात हो गई। अब और ये अगर इनकम की बात करें, यहाँ तो प्राइस की बात हो गई, और अगर इनकम की हम बात करते हैं
अगर हम इनकम की बात करते हैं तो करेंट अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर ये वाई स्टार बढ़ता है, वाई स्टार बढ़ने का मतलब वाई स्टार यानी अगर फॉरेन की इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा है, फॉरेन की इनकम डोमेस्टिक इनकम से अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव इनकम बढ़ रही है। और ये रिलेटिव इनकम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट हमारा, उनका इंपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, उनका इंपोर्ट बढ़ेगा, यानी फॉरेनर के जो इंपोर्ट है वो बढ़ेंगे, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, उनका इंपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। और चूंकि यहाँ की इनकम डोमेस्टिक इनकम कम है तो यहाँ का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए तो करेंट अकाउंट क्या होगा? सरप्लस में होगा। करेंट अकाउंट सरप्लस में होगा जब रिलेटिव इनकम ज़्यादा होगी तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। जब रिलेटिव प्राइस अधिक होगी, रिलेटिव प्राइस और रिलेटिव इनकम का मतलब हमेशा है कि यहाँ की तुलना में, यानी डोमेस्टिक प्राइस की तुलना में या डोमेस्टिक इनकम की तुलना में फॉरेन की प्राइस और फॉरेन की इनकम जो है वो अधिक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिलेटिव प्राइस और रिलेटिव इनकम का जो रिलेशन है करंट अकाउंट से वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लिख देना चाहते हैं। व्हेन रिलेटिव इनकम या रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होगा तो इसका जो रिजल्ट होगा वो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में होगा, करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरी चीज़ है व्हेन रिलेटिव इनकम इंक्रीज, रिलेटिव इनकम इंक्रीज होगा तो इसका जो होगा वो भी होगा करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। और जस्ट इसका अपोजिट भी होगा। अगर रिलेटिव प्राइस डिक्रीज हो रही है तो करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा, अगर रिलेटिव इनकम डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है तो करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा। तो जस्ट इसका उल्टा भी हो जाएगा। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करें। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी फॉरेन करेंसी है वो अप्रिसिएट हो रही है। और जब फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होगी तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो है क्या होगा? डोमेस्टिक एक्सपोर्ट क्या होगा? वो बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। तो अगर हम मान लीजिए एक्सचेंज रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट अगर $1 इक्वल टू 70 रुपये है तो यहाँ पे अगर ये अप्रिसिएट होगा या बढ़ेगा तो $1 इक्वल टू 75 हो सकता है। तो इस तरीके से अप्रिसिएट होने का मतलब अगर फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट हो रही है तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और इंपोर्ट जो है कम हो जाएगा। यानी जब भी एक्सचेंज रेट व्हेन, यहाँ लिख देते हैं हम, व्हेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज एक्सचेंज रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, सरप्लस में होगा। क्यों? क्योंकि जब भी डोमेस्टिक, जब भी
एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का मतलब है कि फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होगी, और जब भी फॉरेन करेंसी या किसी भी देश की मुद्रा जब अप्रिसिएट होती है तो वहाँ का जो है इंपोर्ट क्या होता है, बढ़ता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो अगर डोमेस्टिक कंट्री की बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये करंट अकाउंट से इनका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर रिलेटिव प्राइस बढ़ेगा तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, अगर रिलेटिव इनकम बढ़ेगा तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। तो इस तरीके से आपने देखा करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट अथवा फाइनेंशियल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आइए सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एफडीआई होगा, एफआईआई होगा, शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, और जो भी विदेशों से या इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं, मौद्रिक संस्थाएं हैं, उनसे जो लोन लिया जाता है वो भी इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की बात करें तो इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी निवेश होता है डोमेस्टिक कंट्री में उसका जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथों में होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, जैसे कोई कंपनी अगर यहाँ पे लगती है जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लगती है, कोई फॉरेनर आके लगाता है, तो उस कंपनी पे उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा वो पूरी तरीके से किसका होगा, उस फॉरेनर इन्वेस्टर्स के अंदर होगा। तो दूसरी बात यहाँ पर है एफआईआई। एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है, यहाँ की है, डोमेस्टिक कंपनी है, और उसका कुछ शेयर जो है वो विदेशी निवेशकर्ता जो है, फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो है आकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शेयर उसका लेते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट तो वो करते हैं लेकिन मैनेजमेंट पर और उसके कोई कंट्रोल पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। तो और इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं या फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं। तो इसी तरीके से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट भी होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट में आता है। जैसे कोई भी फॉरेनर है और वो आके यहाँ शॉर्ट रन अथवा लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती हैं या फाइनेंशियल अकाउंट में आती हैं। तो एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होता है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो इस डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए
इस करंट अकाउंट के डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए इस कैपिटल अकाउंट में लोन का अमाउंट दिखाया जाता है या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। तो ये लोन जो है वो जो देश की सरकार है वो विदेशों से, विदेशी संस्थाओं से अथवा इंटरनेशनल जो भी मौद्रिक संस्थाएं हैं या मॉनेटरी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनसे लोन लेकर इस करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन किया जाता है। तो ये जो भी लोन लिया जाता है या जो भी लोन दिया भी जाता है तो वो सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल अकाउंट अथवा फाइनेंशियल अकाउंट में होती हैं। तो इनका जो लेखा जोखा होता है यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका जो निर्धारक है या कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट को अथवा फाइनेंशियल अकाउंट को कौन ऐसी चीज़ है जो कि प्रभावित करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट का जो भी फंक्शन है वो है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें कैपिटल अकाउंट एफ डैश, ये फंक्शन है किसका, आर माइनस आर स्टार, आर माइनस आर स्टार। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं क्योंकि ये साफ साफ आपको दिखता रहे। ये फंक्शन किसका था, ये फंक्शन था रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव इनकम एंड एक्सचेंज रेट, इसका फंक्शन था। इसको हम अलग रखते हैं। और इसको हम अलग रखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट किसका फंक्शन है, रिलेटिव प्राइस का, रिलेटिव इनकम का, एक्सचेंज रेट का। और अभी हमने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फंक्शन किसका है, आर माइनस आर स्टार का। यहाँ पर आर स्टार और आर क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। आर क्या है, डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न। और आर स्टार क्या है, आर स्टार क्या है, फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न्स। यहां पर आर जो है वो डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न्स है और आर स्टार जो है वो फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न्स है। तो यहाँ पर आप सीधा देखिए ये कि यहाँ पर ये क्या करता है कि अगर R ग्रेटर देन, यहाँ हम लिख देते हैं इफ R ग्रेटर देन R स्टार, क्या होगा यहाँ पे, इफ R ग्रेटर देन R स्टार, तो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैपिटल। और अगर यहाँ R स्टार ग्रेटर देन R, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल।
ये जो सिचुएशन है इनफ्लो कैपिटल की, ये कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में करेगा, कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में करेगा, और ये सिचुएशन क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट को डेफिसिट में करेगी। तो यहां पर आप देखिए कि जाहिर सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेगा, कोई भी इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्ट करता है ताकि उसको उस इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट प्राप्त हो, और उसको बेनिफिट तब प्राप्त होगा जब वह रिटर्न जो उसको मिल रहे हैं वह उसके डोमेस्टिक रिटर्न से अधिक डोमेस्टिक रिटर्न हो। मान लीजिए कोई फॉरेनर है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर उसको रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब उसको यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न्स अधिक मिलेगा तब वो वहाँ से यहाँ आकर इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा, वो जो भी कैपिटल है वो क्या करेगा, यहाँ पर इनफ्लो होगा, उसका इनफ्लो होगा। इसलिए कहते हैं कि जब रेट ऑफ रिटर्न जो है, डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न, तो इनफ्लो होगा कैपिटल, और जब फॉरेनर या फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न्स ग्रेटर देन डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न्स होगा तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से कैपिटल इनफ्लो होता है और कैपिटल आउटफ्लो होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में देनी होंगी। क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी से आते हैं लगभग, कि कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो कब होगा या कैपिटल अकाउंट में आउटफ्लो कब होगा। तो ये दो चीज़ें जो है आपको ध्यान में देनी होंगी कि जब भी डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न्स, देन इनफ्लो, डोमेस्टिक रेट ऑफ रिटर्न लेस देन फॉरेन रेट ऑफ रिटर्न्स, आउटफ्लो कैपिटल। तो इस तरीके से ये आपको देखना होगा। एक चीज़ अंत में हम और आपको बता देना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा बैलेंस में रहता है, इसीलिए उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में रहता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। चाहे वो किसी देश का भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो करेंट अकाउंट के जो भी लायबिलिटीज हैं और जो भी रिसीप्ट्स हैं वो असेट्स हैं, सॉरी, जो भी असेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज है वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और कैपिटल अकाउंट के जो भी रिसीप्ट्स हैं, सॉरी, असेट्स हैं और जो भी लायबिलिटीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल होगा, इसका मतलब ये जीरो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो इस तरीके से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में होगा। तो अगर मान लीजिए करंट अकाउंट डेफिसिट में हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है अगर, यानी ये घटता है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है तो इस करंट अकाउंट के डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, इस करंट अकाउंट के डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए एनी हाउ कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में होना होगा जितने से ये डेफिसिट हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में होना पड़ेगा या करना पड़ेगा इसको सरप्लस में, इसको। तो जितना से ये डेफिसिट हो रहा है इतना से अगर ये सरप्लस में हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में हो जाएगा। तो जब भी करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है तो कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में करना अनिवार्य होता है, वो चाहे किसी भी तरीके से करना पड़े।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा संतुलन में होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।